बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो था ईएसआर। ठीक है, हमने ईएसआर को डिफाइन भी किया था, ईएसआर की नॉर्मल वैल्यूज भी देखी थी और ईएसआर के फैक्टर्स भी देखे थे जो उसको अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमने कंटिन्यू करना है कि वो फैक्टर्स जो ईएसआर को इंक्रीज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो ये ईएसआर को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। ठीक है, हम इंक्रीजिंग फैक्टर देख रहे हैं जो ईएसआर को इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। समझ आइए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गई है तो क्या होगा, ईएसआर इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से भी ईएसआर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन थी, अल्फा ग्लोबुलिन अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है या फाइब्रिनोजन इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करेंगे, ईएसआर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बॉडी का 20 डिग्री से अबव हो जाता है, ठीक है, 20 डिग्री से बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा, ये भी फैक्टर इंक्रीज कर देगा ईएसआर को। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि इन्फेक्शन, अगर बॉडी के अंदर कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है या क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी ईएसआर के ऊपर इफेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, ईएसआर को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो इंटर हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ईएसआर के अंदर वेरिएशंस कौन कौन सी होती हैं। दो तरह की वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, एक होती है फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मली हो रही होती है। ठीक है, दूसरी होती है पैथोलॉजिकल जो किसी डिजीज की वजह से हो रही होती है। ठीक है, किसी ऐसी कंडीशन की वजह से हो रही होती है जो बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, वो हम क्या कहते हैं, उनको पैथोलॉजिकल डिजीज रिलेटेड कंडीशन होती है। और जो फिजियोलॉजिकल होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, जो नॉर्मल चेंजेस आ रही होती है ईएसआर के अंदर। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल कौन सी होती है। इन प्रेगनेंसी द ईएसआर इज अबाउट 35 mm पर मिनट होता है, इंक्रीज कर जाता है कहाँ से, 10 to 12 वीक पे। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली ईएसआर नॉर्मल होता है पहले, जब 10 to 12 वीक का पीरियड आता है तो यहाँ पर ईएसआर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही एज बढ़ती जाती है, बंदा जो है बूढ़ा होता जाता है तो उसके अंदर भी ईएसआर इंक्रीज हो जाता है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ये एज के ऊपर, एज फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है कि एज की वजह से क्या है, ईएसआर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं न्यू बॉर्न के अंदर ईएसआर जो होता है वो कम होता है। जब बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर ईएसआर की जो मिकदार है, जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो कम होती है। ठीक है, जब वो बड़ा होता जाता है तो वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद चिल्ड्रन ईएसआर इज 13 to 30 mm फर्स्ट आवर। नॉर्मल वैल्यू क्या है, चिल्ड्रन के अंदर भी 13 to 30 mm है। ठीक है, ये भी वेरी कर सकती है लेकिन ये नॉर्मल है। ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल है जो बच्चों के अंदर हो रही होती है। उसके बाद अब फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये बढ़ जाता है ईएसआर। जितने डेज का मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उतने डेज के लिए ये ईएसआर इंक्रीज कर जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। समझ आ गया, ये क्या था, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ईएसआर। समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पैथोलॉजिकल वेरिएशन देखते हैं। पैथोलॉजिकल वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जो किसी डिजीज की वजह से चेंजेस आ रही होती है। ठीक है, ईएसआर के अंदर। अब अगर एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के ऊपर तो उसकी वजह से जो है ईएसआर वेरी कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये पैथोलॉजिकल वेरिएशन है। ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद एनीमिया की कंडीशन में भी ईएसआर बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रॉमा हुआ है, कोई बर्न हुआ है, ठीक है, सेप्टिसीमिया हुआ है, इन कंडीशन के अंदर भी जो है ना ईएसआर बढ़ जाएगा।
समझ आइए, ये सारी पैथोलॉजिकल वेरिएशन है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन है या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, कोई स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, तो उन कंडीशन के अंदर भी ESR बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि टीबी, अगर पल्मोनरी टीबी है, ठीक है, लंग्स की टीबी है, उस कंडीशन में भी ESR बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी पैथोलॉजिकल वेरिएशन हैं जिनके अंदर ESR बढ़ जाता है, ठीक है, वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू एनी डिजीज। समझ आइए। उसके बाद वो कंडीशन जिनके अंदर ESR डिक्रीज करता है, कौन कौन सी होती है? कार्डिक फेलियर, ठीक है, कोई दिल की बीमारी, उसको हार्ट अटैक आया है, उसकी वजह से कार्डिक ESR जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया हो गया, फाइब्रिनोजेनीमिया हो गया, ये कंडीशंस हैं, ठीक है, फाइब्रोजन से निकली हुई है कि भाई इनके इन कंडीशन के अंदर अगर प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से जो है ESR डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ESR, ठीक है। ये वो कंडीशंस है जिनके अंदर ESR डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गया? स्टॉप कर दे। अब हमने देखना है कि डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है ESR के, कि डायग्नोसिस में ये किस तरह हेल्प करता है, ठीक है। ESR हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शंस। किस तरह? हमने देखा है, पीछे हमने पढ़ा वेरिएशन, जो पैथोलॉजिकल वेरिएशन थे, उन वेरिएशंस की वजह से जब हम ESR का टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बंदे को कोई बीमारी है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस के अंदर जब ESR इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हमें पता चल जाता है कि बंदे को कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी हुई हुई है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज ESR, अगर ESR इंक्रीज हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमें यह पता चलता है टेस्ट के अंदर कि इस बंदे को कोई ऑर्गेनिक किसी ऑर्गन की डिजीज है, ठीक है। जब ESR बंदे के अंदर बढ़ जाता है पैथोलॉजिकल वेरिएशंस के अंदर, पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या है, कोई ऑर्गन की डिजीज है, ठीक है। समझिए, हमने पढ़ा था उधर के एनीमिया के अंदर भी बढ़ जाता है, ठीक है, जॉन्डिस की कंडीशन के अंदर भी बढ़ जाता है। ये वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर ESR इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है। ESR आल्सो हेल्प इन प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वेदर मेडिसिन इज इफेक्टिव और नॉट अगेंस्ट डिसऑर्डर और इन्फेक्शन, ठीक है। जब हम उसकी प्रोग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है, बंदे को बताते हैं प्रोटोकॉल उसने क्या फॉलो करना है बाद में, तो उसके अंदर भी वो ESR हमें बताता है कि ये इस डिजीज के लिए आपने जो मेडिसिन दी है ये इसके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को? थैंक यू।